हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम आज देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कब से लिए हैं और क्यों लिए हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अभी अगर हम बात करें 1901 से और 2020 तक में, तो 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रोज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से ये टेम्परेचर रेज़ होता है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो फ्यूल्स जो ये धुएँ निकलते हैं, स्मोक्स निकलते हैं, उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये जो केमिकल्स होते हैं, जैसे मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा कंसर्न है ये कि हम टेम्परेचर को लो करें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और बात अगर हम करें ग्लोबल वार्मिंग की इंक्रीज़ की या फिर क्लाइमेट चेंज की, तो सिर्फ टेम्परेचर का रोज़ होना, टेम्परेचर का राइज़ होना एक कंसर्न है सिर्फ, बाकी पूरा नहीं है ये। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने के और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सी लेवल भी राइज होने लगेगा, वेदर चेंज होने लगेगा, वेदर का पैटर्न चेंज होने लगेगा, ड्रॉट्स आने लगेंगे, फ्लडिंग्स आने लगेंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी। तो सिर्फ टेम्परेचर रोज़ होना हम नहीं कह सकते, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स लाइफ्स पे। ठीक है, तो थिंग्स दैट वी डिपेंड अपॉन एंड वैल्यू, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम, ह्यूमन, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को। ठीक है, वाटर क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से वाटर बिल्कुल डिप्लीट होते जा रहा है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने का दूसरा तरीका है, तो एग्रीकल्चर भी अभी कम होते जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ भी डिस्टिंक्ट होते जा रही है, तो इन सबको हमें रिड्यूस करना, ये हमारा अभी बिल्कुल कंसर्न है। G20 मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें भी इसकी बात हो रही है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इस पर वर्क कर रहे हैं हम, मतलब हमारी गवर्नमेंट इंडिया वर्क कर रही है इस पर। इंडिया ने शिफ्ट करा है अपनी इकोनॉमी को फ्रॉम ब्राउन इकोनॉमी टू ग्रीन इकोनॉमी बाय असिस्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज रिस्क। जो क्लाइमेट चेंज रिस्क वाले फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करके। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, पॉलिसीज़ क्या क्या आई हैं, वो देखते हैं। तो इसका जो ये कंसर्न जो है अभी से नहीं चल रहा है, 2007 से इसका कंसर्न चल रहा है, उस टाइम से इस पर वर्क किए जा रहे हैं, बात हो रही है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। तो दिसंबर 27 की अगर बात 2007 की बात करें, दिसंबर की, तो उस टाइम पे RBI ने इशू करा था नोटिफिकेशन ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपका जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसमें वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी को इम्प्रूव करे, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे, अगर ये कर सकते तो ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड नहीं होनी चाहिए आपकी फर्म जो है। ठीक है, तो एक बात ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज हम इतना ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ ना कर ले कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो यूज़ ही ना कर पाए। तो हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अभी की चीज़ें यूज़ करनी है, चीज़ें मतलब रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब पैसे के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट कैसा है आपके वहाँ का, और क्या क्या मीट हो रहा है, तो इन चीज़ों की रिपोर्टिंग ये ज़रूरी है बहुत। ठीक है, और ये भी मेंशन करा था इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2007 में ये स्टेप लिए गए थे कि आपको रिपोर्ट करनी है, आपके जो बिजनेसेस हैं वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड नहीं होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2007 के स्टेप्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 2008 में क्या हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो बना था, फॉर्मुलेट हुआ था। इसका विज़न क्या था कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से, हम उसको रिड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं। उनका विज़न यही था, ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क वो जो कर रहे थे वो इसी चीज़ पे काम कर रहे थे कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोक सकते हैं, रोक या कम कर सकते हैं। ठीक है, 2011 की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट वॉज फॉर्म्ड, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट बनी थी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इनका काम था कि कोऑर्डिनेट करना है विद जो ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना है ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए। वेरियस इंस्टीट्यूशंस थी जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और उनसे कोऑर्डिनेट करना ही इनका मेन एम था, मेन विज़न था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ तक तो बात रही नॉर्मल सी चीज़ें चली।
नॉर्मल तो नहीं, एक बिग स्टेप चला, लेकिन यहाँ पे मेजर स्ट्रैटेजिक मूव आया है। कब? हम अगर 2012 की बात करें, मतलब 2012 की बात करें, तो यहाँ पे मेजर स्ट्रैटेजिक मूव आया है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना फर्म्स के द्वारा, जो भी वो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही हैं या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो डिस्क्लोज करें, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जैसे कि एग्जांपल देखोगे तो SCBI जो है इसने मैंडेट करा था कि जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनको अपना एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना है, हर साल करना है, एनुअली करना है। एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट 2012 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है, चेक भी करना है, उस पर काम भी करना है, ठीक है। तो 2012 से एक मेजर स्ट्रैटेजिक मूव आया है, इस तरीके से आया, बात समझ आए। 2017 में क्या हुआ था? SCBI इशूड गाइडलाइंस फॉर ग्रीन बॉन्ड्स इशुएंस स्पेसिफाइंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्लोज करो, स्पेसिफाई करो, और फिर अब जो ग्रीन बॉन्ड है वो लेके जाओ। ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या? आपका जो प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे हो गया, या किसी चीज़ पे चल रहा है और आपको फंडिंग की ज़रूरत है, तो ग्रीन बॉन्ड से ले सकते हो। ये ग्रीन बॉन्ड फंड उन्हीं को करता है जो ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उन्होंने इम्पोज करे मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोसाइटी को या फिर इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको और अच्छा बना रहे हो। इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो उसकी रिपोर्टिंग दो, उसकी रिपोर्टिंग करो। इम्पोज इसको मैंडेटरी बनाया था, ये मैंडेटरी हो गया था कि ये रिपोर्टिंग करनी है आपको। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर में, ठीक है। बात अब 2017 की यहाँ पे मेम की हो रही है। अब हम बात करें 2017 अक्टूबर की, तो रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ प्रपोज्ड, ठीक है। एक कमिटी बनाई गई थी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उनका ये जो कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इन्होंने प्रपोज करा था कि साल में एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। मिलना किस लिए? स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के लिए, और हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बजट क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, और बजट बोर्ड इवैल्यूएशन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे रिस्क आ सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ESG एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या क्या कैसे कैसे। ESG मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए साल में एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलना है, मीटिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ फिजिकल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी लिए गए थे एट वर्क इन इंडिया। इंसेंटिव्स कैसे लिए गए थे? पेरिस में जो मीटिंग हुई थी उस टाइम पे, या फिर कह लो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था, उसमें ये था, हमारी इंडिया ने कमिटमेंट करा था कि जो 2005 में ग्रीन हाउस एमिशन का लेवल है, हम उससे 33 या फिर 35% कम एमिशन करेंगे अब, और 40% ऑफ स्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, 40% पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, और वो भी नॉन फॉसिल रिसोर्स से बाई 2030 तक। तो ये कुछ चीज़ें रही जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकती थी, ये कुछ पॉलिसीज़ रही, ठीक है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एक दो और चीज़ें जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 2 फेज़ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसको इस स्कीम को 2 बारी में 2 फेज़ में इंस्टॉल करा था या फिर लॉन्च करा था कह लो। इसके 2015 में करा था और 2019 में करा था। इस स्कीम के अंदर ये था कि हमें क्रेडिट फ्लो को इन्हांस करना है, ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए जो क्रेडिट फ्लो चाहिए, फिर ग्रीन फाइनेंस जो है उसके फ्लो को इंक्रीज़ करना है। रिड्यूसिंग द अपफ्रंट परचेज प्राइस, जो परचेज प्राइस उसको रिड्यूस करना है, व्हीकल्स के परचेज प्राइस को रिड्यूस करना है, और डेवलप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब व्हीकल्स आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस भी तो होने चाहिए, तो जब भी तो लोग खरीदेंगे उसको और उनके लिए ये चीज़ अफोर्डेबल बन जाएगी। नहीं तो कहीं चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं, उनके घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो चार्ज करेंगे कैसे? तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए और उनके प्रोडक्शन को, उनकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट अगर है देखिए बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो ये ग्रीन कार्स वगैरह उनके प्राइजेस बढ़ रहे थे मार्केट में, तो उसके लिए एक स्कीम लॉन्च करा, उसमें वो 20 बेसिस पॉइंट्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देंगे, ग्रीन कार लोन्स। और एक और खिड़की खोल रखी थी, लॉन्गर रीपेमेंट विंडो था
ठीक है। अब लॉन्ग लॉन्ग टाइम में भी रीपे कर सकते हो, ये नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं था, थोड़ा लॉन्ग टाइम का था। हाँ ये 1 महीने में कर दो ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट आरबीआई ने भी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर डाला था। उनको प्रायोरिटी पे रखेगी, उनकी लेंडिंग जो है प्रायोरिटी में होगी, ठीक है, जो कि 2015 में स्कीम आया था। तो इतना ही रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ।